गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी किया कि हम किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं और कैसे न्यू सिस्टमेटिक्स ने हमें कई तरह के प्रोसेस बताए जिसके ज़रिए हमें काफ़ी आसानी हो रही थी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन एंड concept of species mainly. So today we are going to start with classification and it is related with concept of species. ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग जब बात करेंगे तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हिंदी होती है वर्गीकरण करना, है ना। वर्गीकरण का मतलब होता है वर्गों में बांट देना, अलग अलग वर्ग में बांट देना, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, है ना। तो देखिए क्लासिफिकेशन जो होता है ये ज़रूरी क्यों होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो तो हम देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। इट इज डिफाइंड as a process of classifying organisms mainly। ठीक है, क्या लिखा गया कि ये जो प्रोसेस है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्या करते हैं, बांट देते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्लासिफाई करने का एक तरीका हो गया। अब सवाल आता है कि क्या सिग्निफिकेंस है हमारे क्लासिफिकेशन की। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन में बात करें तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस होता है हमारा वो क्या होता है कि सबसे पहले ये जो होता है हमें मदद करता है कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो क्लासिफिकेशन के मदद से ये अध्ययन क्या होता है ना, आसान बन जाता है। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, कन्वीनियंस का मतलब होता है आसानी। ठीक है, यानी कि अध्ययन की आसानी, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना हो तो हमें उसमें क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी। तो दिस इज नोन एज कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 2। सेकेंड अगर सिग्निफिकेंस की बात करें हम लोग तो नॉलेज अबाउट एफिनिटीज अमोंग स्पेसीज। ठीक है, हमारी जो भी स्पेसीज है, जो भी प्रजाति है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने, एफिनिटीज का मतलब होता है कनेक्शन, संबंध। ठीक है, क्या संबंध है एक ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, दिस इज नोन एज नॉलेज ऑफ एफिनिटीज, है ना। हमें डिफरेंट स्पेसीज के बीच का जो रिलेशन होता है वो पता चलता है। ठीक है, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 3, नॉलेज ऑफ इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस। इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस, ठीक है, हमें इनके अनुवांशिक सीक्वेंस, क्रम, है ना, इनके अनुवांशिक क्रम के बारे में क्या होता है, अध्ययन करने का मौका मिल पाता है। हमें क्लासिफिकेशन से ये बहुत आसानी से पता चल जाता है कि किस ऑर्गेनिजम्स के पूर्वज कौन है और कौन सा ऑर्गेनिज्म किस इवोल्यूशन का है, यानी कि इसका वंशाक्रम क्या है, ये किस वंश से जुड़ा हुआ है। तो 3 पॉइंट अपनी हो गई। नेक्स्ट कम टू 4th पॉइंट। अब आते हैं 4th पॉइंट पर। 4th पॉइंट में नॉलेज ऑफ adaptation of organism। हमें ऑर्गेनिजम्स की अनुकूलता के बारे में पता चलता है ना। यहाँ पे अडेप्टेशन जो होता है, ये अडेप्टेशन का मतलब क्या हो जाता है, इट इज नोन एज अनुकूलता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे जीव हैं वो अनुकूलित हैं, किस तरह का उनका हैबिटेट है, किस तरह की उनकी लिविंग इन्वायरमेंट है, ये सब हमें क्लासिफिकेशन के जरिए पता चलता है ना। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉलेज ऑफ फाइलोजेनी।
अब यहाँ पे ये जो फाइलोजेनी है, फाइलोजेनी का मतलब होता है कि एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर्स के बारे में पता लगाना। जैसे कि मैमल्स जो हैं, सभी मैमल्स कॉमन एंसेस्टर जो है उनके सेम है ना। तो मैमल्स के जो एंसेस्टर्स हैं उस तरह से अलग अलग स्पेसीज के जो एंसेस्टर्स हैं। तो फाइलोजेनी का मतलब होता है अबाउट कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ स्पीसीज, किसी भी प्रजाति के जो कॉमन पूर्वज रहे हैं, जो सामान्य पूर्वज रह चुके हैं, उनसे ही वो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होती चली आ रही हैं, इसका पता भी हम क्लासिफिकेशन के माध्यम से लगा पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस में हमने लिया कि इसमें हमें अध्ययन करने की आसानी होती है। दूसरा, ये हमारे जो कनेक्शन है स्पेसीज के बीच में एक दूसरे से, वो कैसे रिलेटेड हैं उसके बारे में बताता है। ये उनके अनुवंशिक क्रम के बारे में, उनके वंशाक्रम यानी कि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के बारे में पता चलता है हमें। अडेप्टेशन, हमारे ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर क्या है, उनके रहने सहने की जगह, उनका लिविंग कंडीशन क्या है, सब कुछ। और फाइलोजेनी का मतलब पूर्वज, जो कॉमन पूर्वज किस स्पेसीज के रहे हैं, हमें ये भी पता चल जाता है। अब मैं बताऊं आपको कि ये सब काम कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन में ये जो बातें आ रही हैं ये कैसे स्टार्ट हुई, व्हाट वाज द बिगिनिंग एंड दोज साइंटिस्ट हु बिलोंग्स टू दिस प्रोसेस। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर वर्क किया है। लेट्स हैव द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। सो नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट इज साइंटिस्ट्स इन्वॉल्व। जब हम लोग साइंटिस्ट की बात करते हैं तो साइंटिस्ट्स में सबसे पहले मैं बात करती हूँ लिनियस की, है ना। नंबर 1 लिनियस ने हमें बताया कि स्पेसीज जो होते हैं यानी कि जो प्रजातियां होती हैं वो सबसे लोवेस्ट ग्रुप में आते हैं, सबसे स्मॉलर और सबसे लार्जर भी, ठीक है तो वो सबसे छोटे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा तादाद में आपको क्लासिफिकेशन करना होता है ना। तो स्पेसीज को सबसे लोवेस्ट और लेकिन सबसे लार्जर कहा गया है ना। तो ये जो लिनियस का ये जो कहना था ये उन्होंने अपनी एक किताब में पब्लिश किया एंड द नेम ऑफ बुक वाज सिस्टेमा नेचुरा। ये जो किताब उन्होंने लिखी, इस बुक के जरिया उन्होंने हमारे सिस्टम्स के बारे में कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये लिनियस का कहना था कि स्पेसीज जो होते हैं उनको सबसे लोवेस्ट बॉटम में रखा जाता है ना। तो सबसे लोवेस्ट कौन हो गए, हमारे स्पेसीज। तो इनके एक टर्म को हम लिख देते हैं, स्पेसीज आर लार्जर बट लोवेस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि स्पेसीज जो है वो उनमें सबसे ज़्यादा तादाद होगी स्पेसीज में, लेकिन वो सबसे लोवेस्ट माने जाएंगे। हमारे जो हायरार्की आगे हम पढ़ने वाले हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो स्पेसीज को बॉटम में रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिनियस की बात। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज जॉन रे, ठीक है। ये आते हैं क्लासिफिकेशन में, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और इन्होंने क्या कहा कि ऑल मेंबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिमिलर पेरेंट आर केप्ट इन सेम स्पेसीज। यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स एक ही माता पिता, एक ही पेरेंट से जन्म लेते हैं, उन्हें सेम प्रजाति का माना जाता है। ये कहना था हमारे मिस्टर जॉन रे का, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, एक चीज और जो इन साइंटिस्ट ने बताया हमें, दैट इज लॉ ऑफ प्रायोरिटी। लॉ ऑफ प्रायोरिटी, व्हाट इज दिस लॉ? इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि बाद में जाकर कितने भी क्लासिफिकेशन की हायरार्की आगे बढ़ गई हो, लेकिन सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है उसको दो ही में बांटा गया था, दैट वाज किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटिया। तो आज भी जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में बताया जाता है टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाता है कि किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटिया ही से शुरुआत हुई। बाद में उसके अंदर अलग तरह के ग्रुप बनाए गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना। लेकिन कभी भी स्टार्टिंग कैसे होती है, टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एनिमिलिया और प्लांटिया होता है। तो लॉ ऑफ प्रायोरिटी कहता है ऑल द क्लासिफिकेशन बिलोंग्स टू
प्रीवियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन होगा या होता चला आ रहा है वो पीछे के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो सबसे पहले शुरू किया गया था तो उसको ही हमें पहले प्रायोरिटी देनी होती है। तो लॉ ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ऑल द क्लासिफिकेशन बिलोंग्स टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट, और ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि टू सिस्टम। और ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड हो गया, टू सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब ये टू सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, हमारा जो सबसे पहले क्लासिफाई किया गया दैट वाज एनिमेलिया एंड प्लांटिया। ये दो है, इसी के बेसिस पर हमें आगे बढ़ते जाना होता है। ठीक है, सो वी आर हैविंग नेक्स्ट इज ई मायर, और ये 1946 में थोड़ी सी डेवलपमेंट आगे बढ़ी और हमें कॉन्सेप्ट दिया गया इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। स्पेसीज आए कहाँ से, स्पेसीज को पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग स्पेसीज माना गया है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्पेसीज आर पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पेसीज जो होती हैं वो कहाँ से आई, वो किस तरह की आबादी होती हैं, तो अंतः प्रजनन करने वाले यानी कि इंटरब्रीडिंग जो आपस में रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के जरिया स्पेसीज क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। ये कहना था अर्नेस्ट मायर का 1946 में। इन्होंने और भी बहुत तरह की बातें बताई, इन्होंने अलग अलग तरह के रिसर्च किए और इनके कई सारे रिसर्च थे जिस कारण इन्हें एक नाम से नॉमिनेट किया गया दैट इज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हें 28th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहा जाता है। डार्विन के बारे में, चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, स्पेसीज नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, है ना। क्लास 12th में ये कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलेगा और ऐसे क्लास 10th में भी आपने थोड़ा बहुत डार्विन के बारे में पढ़ा होगा। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे रिसर्च किया, डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। उनकी भी जो रिसर्च थी वो स्पेसीज से ही रिलेटेड हुआ करती थी। तो इनके कॉन्सेप्ट के बाद इन्हें एक नॉमिनेशन मिला दैट इज मायर इज नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे हैं नंबर 4 पे, नेक्स्ट साइंटिस्ट इज लॉस्टी। ठीक है, इन्होंने हमें बताया एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज, जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। तो ये जो थे इन्होंने 1918 में अपना जेनेटिक कॉन्सेप्ट स्पेसीज के रिलेशन में हमें बताया कि स्पेसीज के जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग स्पेसीज को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है और उनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशंस निकाली जा सकती है। तो ये हो गया हमारे कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, स्पेशली क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये 4 नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, लिनियस, जॉन रे, अर्नेस्ट मायर एंड लॉस्टी। These are the 4 most important scientists, and especially Linnaeus, and the name of book Systema Naturae is the book written by Linnaeus। और इस बुक में उन्होंने स्पेसीज से रिलेटेड कई तरह के कॉन्सेप्ट बताए थे, है ना। अब हम आगे आते हैं कि जब क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, तो कैसे स्टार्ट हुआ। बात स्पेसीज की हो रही है तो कितने तरह की कैटेगरी सिर्फ स्पेसीज की थी, ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप स्पेसीज के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं तो आप इसके एबव जाने में, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को समझने में आपको होगी आसानी। तो लेट्स हैव टाइप्स ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन दीज स्टडीज, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन गिवन बाय दीज साइंटिस्ट। ओके, लेट्स हैव द टाइप्स ऑफ स्पेसीज नाउ वी आर गोइंग टू टाइप्स ऑफ स्पेसीज। ठीक है, कि स्पेसीज की कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर 1 इज एगैमो स्पेसीज। सबसे पहली कैटेगरी में किस तरह के स्पेसीज की बात हो रही है, एगैमो स्पेसीज। एगैमो, गैमो इज रिलेटेड विद गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक निर्माण। तो एगैमो जहां पर गैमेट्स की बात नहीं होगी, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो, जहां गैमेट्स की बात नहीं हो, उसको हम किस तरह का रिप्रोडक्शन कहते हैं, एसेक्सुअल। यानी कि वैसे स्पेसीज डेवलप फ्रॉम
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वैसे स्पेसीज जो अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एगैमो स्पेसीज कहते हैं। डन। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू नंबर 2, गैमो स्पेसीज। और ऑफ कोर्स गैमो स्पेसीज कौन होंगे? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप होते होंगे। तो डेवलप फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे डेवलप होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के जरिए डेवलप होते हैं। आगे आते हैं हम लोग, दैट इज सिम्पैट्रिक स्पेसीज। सिम्पैट्रिक स्पेसीज हम किसको कहते हैं? वैसे ऑर्गेनिजम्स या वैसे स्पेसीज, 2 से 3 स्पेसीज जो एक ही हैबिटेट को शेयर करते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 स्पेसीज अलग अलग ही है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक जगह मैंने एक ज्योग्राफिकल एरिया रखा है ना, यहाँ पर अलग अलग 2-3 स्पेसीज हैं। ये स्पेसीज मान लीजिए प्लांट का है, ये माइक्रोब्स का है, ये किसी एनिमल का है। तो एक ही कॉमन हैबिटेट पर 2-3 अलग अलग तरह के स्पेसीज एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पे रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। यानी कि सबका प्रजनन अलग अलग होगा लेकिन रहने की जगह एक है। तो हम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? सिम्पैट्रिक स्पेसीज कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 और more species in a common habitat, reproductively isolated। रिप्रोडक्शन का तरीका भले ही अलग है लेकिन रहने का जो लोकेशन है, जो जगह है, वो एक है। तो उस तरह के स्पेसीज को हम क्या कहेंगे? सिम्पैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक स्पेसीज के बारे में डार्विन साहब ने भी बताया। डार्विन फिंचेस, ब्लैक बिक जो बर्ड्स थी उनको लेकर। अब देखिए ये क्या होता है, एक जगह पर ये एक एरिया है। ठीक है, यहाँ पर स्पेसीज है, बहुत सारे स्पेसीज हैं, अलग अलग ही तरह के मान लीजिए हैं। लेकिन अब ये एक स्पेसीज का ये प्रजाति है, इतने सारे। ठीक है, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन हुआ और रिप्रोडक्शन होने के बाद इसकी कुछ प्रजाति माइग्रेट कर गई, कहीं और चली गई। ठीक है, और किसी और ज्योग्राफिकल एरिया पर जाकर रहने लगा, है ना। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया नंबर 1 एंड दिस इज ज्योग्राफिकल एरिया नंबर 2। यहाँ पे स्पेसीज थी लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन के बाद इस जगह से स्पेसीज आइसोलेट हो गई, अलग हो गई, किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया पे चली गई। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया है स्पेसीज का। उनका रिप्रोडक्शन सेम है, उनका वंश सेम है, इवोल्यूशन सेम है, लेकिन वो किसी दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, कहीं और चले गए, तो दूसरी जगह जा करके वो रहने लगे। तो उस तरह के स्पेसीज को हम क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 और मोर स्पेसीज इन डिफरेंट हैबिटेट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड। क्या हो रहे हैं? ये ज्योग्राफिकली जगह के हिसाब से, रहने के हिसाब से क्या हो जा रहे हैं? आइसोलेट हो जा रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह के स्पेसीज को हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसीज। तो ये 4 टाइप हुई। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू नेक्स्ट मोर टाइप्स, सम मोर टाइप्स आर देयर आल्सो। लेट्स हैव सम मोर टाइप्स। ओके, नाउ वी आर हैविंग नंबर 5, दैट इज सिंक्रोनिक स्पेसीज। सिंक्रोनाइज होने का मतलब एकजुट हो जाना, यानी कि एक ही समय पर अगर 2 से 3 स्पेसीज एक ही जगह पर एक साथ डेवलप हैं तो दैट इज नोन एज सिंक्रोनिक स्पेसीज। यानी कि 2 और मोर स्पेसीज इन अ सेम टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल एक ही टाइम पीरियड पर एक और 2-3 स्पेसीज एक साथ पाए जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनिक, है ना। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, दैट इज एलोक्रोनिक। एलोक्रोनिक स्पेसीज यानी कि 2 और मोर स्पेसीज एट डिफरेंट टाइम, है ना। अलग अलग समय पर 2 से ज़्यादा स्पेसीज या 2 स्पेसीज पाए जाए। जैसे कि एक ही प्रजाति है लेकिन कुछ साल बाद उसका एक नया स्पेसीज डेवलप हुआ, जैसे हमारे अर्ली मैंस, है ना। तो जो नियांडरथल्स थे, होमो हैबिलस होते हैं, जो पूर्वज में रह चुके हैं, अर्ली मैंस थे,
वो सब क्या है, एक ही है, मैमेलियंस वी आर, लेकिन हमारा अलग अलग टाइम पे खोज हो रहा है, अलग अलग टाइम पे हमारी डेवलपमेंट हो रही है। जब एक समय पे एक ही तरह के स्पेसीज मिलते हैं तो उसको कहते हैं सिंक्रोनिक, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार स्पेसीज की प्रजाति मिलती जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोक्रोनिक, है ना। तो एलोक्रोनिक स्पेसीज ये हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगली कैटेगरी पर, दैट इज पैलेंटियोलॉजिकल स्पेसीज। तो इस तरह के स्पेसीज जो होते हैं जो लिविंग फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। तो फॉसिल स्पेसीज आप इनको कह सकते हैं, यानी कि जीवाश्म जिसको आप कहते हैं, जिससे हम स्टडी कर पाते हैं कि किस तरह के वो हुआ करते थे, है ना। तो फॉसिल्स वो हो गया जो काफ़ी पुराने डेड एंड डिकेड पार्ट जो होते हैं उन्हीं को हम फॉसिल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 8 पे, दैट इज नियोंटोलॉजिकल स्पेसीज, लिविंग स्पेसीज, यानी कि जो जिंदा स्पेसीज हैं, जिनकी अध्ययन कर रहे हैं हम, जो जिंदा देख रहे हैं, जो बिल्कुल लाइव हैं, उसको हम कहते हैं नियोंटोलॉजिकल। जो डेथ कर गए और जो जीवाश्म बन चुके हैं, फॉसिल बन चुके हैं, उनके उस तरह के स्पेसीज को हम क्या कहते हैं, पैलेंटियोलॉजिकल, ठीक है। अगला टाइप जो है हमारा नंबर 9 इज पॉलीटाइपिक स्पेसीज। पॉलीटाइपिक स्पेसीज हम किसको कहेंगे, जिसका मोर देन वन सब स्पेसीज हो, मोर देन वन सब स्पेसीज, यानी कि ये अकेला नहीं है, इसके कई सारे सब स्पेसीज हैं, एक से ज्यादा सब स्पेसीज हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीटाइपिक स्पेसीज कहते हैं। जैसे क्रो के बारे में मैंने बताया था आपको कि श्रीलंका में, उस तरह से बर्मा में, उसी तरह से इंडिया में क्रो की प्रजातियां अलग अलग हैं और सबको साइंटिफिक नेम भी अलग अलग दिया गया है। तो उस तरह के केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, उस तरह के केस के और स्पेसीज को हम क्या बोलेंगे, पॉलीटाइपिक स्पेसीज बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर लास्ट इज मोनोटाइपिक, मोनोटाइपिक स्पेसीज। मोनो का मतलब ही होता है एक, यानी कि इसका कोई भी सब स्पेसीज नहीं होगा, इट इज वन एंड ओनली। तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंगल स्पेसीज ओनली फाउंड, इसकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पेसीज पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोटाइपिक स्पेसीज कहते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो चीज़ों को बांट देना, बांट कर स्टडी करना क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हम हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में आसानी से सीख सकें, उनके वंशाक्रम के बारे में जान सके, उनकी पूरी स्टडीज़ को समझ सके, है ना, उनके बीच के कनेक्शन को समझ सके। तो इन सब के लिए हमारा क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन में कई तरह के साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से आपको लिनियस के जरिए लिखी गई बुक सिस्टेमा नेचुरा के बारे में याद रखना है। अर्नेस्ट मायर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, उसके बारे में याद रखना है ना। उसके बाद हम आते हैं कितने तरह के स्पेसीज हैं, तो वी आर हैविंग 10 टाइप्स ऑफ स्पेसीज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडीज गिवन बाय दो साइंटिस्ट, जिसमें आपको सारी कैटेगरी के बारे में माइंड में कॉन्सेप्ट रखना। इट कैन बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट class we are going to start with taxonomical hierarchy, and we will go with each and every examples and also the questions for NEET examination. Till then, please take care and see you soon.